नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दोपहर विशेष में आज हम बात सियासत के 3 अहम मुद्दों की करेंगे जिस पर राजनीति पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म है। और सबसे पहले हम वक्फ बिल संशोधन बिल की बात करेंगे, समझाएंगे कि आखिर बिल में संशोधन की नौबत क्यों आई और विपक्षी दल इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरी खबर हमारी होगी तेजस्वी यादव के अमित शाह को आंकड़ों के जरिए दिए गए चैलेंज पर। इसके साथ साथ हम रिपोर्ट के जरिए ये भी बताएंगे कि क्यों अमित शाह के मिशन बिहार की शुरुआत के बाद विपक्ष में हलचल काफी तेज हो गई है। इसके अलावा आज की जिस तीसरी खबर पर हमारी नजर होगी वो है प्रशांत किशोर का मुसलमानों से उन्हें वोट देने की अपील। खुद को बिहार में सत्ता का विकल्प मानने वाले पीके की मुस्लिम वोट बैंक पर दिए बयान को लेकर क्यों गर्म हुई सियासत, इसके मायने भी आपको हम रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। तो पूरे देश भर में यदि किसी एक बात की चर्चा इन दिनों तेज है तो वो है वक्फ और इससे जुड़ा बिल, जिसे सरकार ने संसद में आज पेश कर दिया। बिल पर तो सदन के अंदर चर्चा हो ही रही है और हो भी चुकी है, पर संसद से बाहर इस बिल का विरोध भी खूब देखने और सुनने को मिला। विपक्ष की सियासी पार्टियों से लेकर मुस्लिम संगठनों तक ने वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन किए जाने का विरोध किया। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, बिल में संशोधन का विरोध क्यों हो रहा है, साथ ही सरकार बिल के संशोधन को लेकर क्या दलील दे रही है। वक्फ से जुड़ी तमाम बातों को विस्तार से समझिए हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना या बांधना। इस शब्द का अर्थ इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति की ओर से चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून के तहत इस्लाम धर्म से जुड़े कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना होता है। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। संसद ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया था। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इसी कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों की देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार भी होता है। मौजूदा केंद्र सरकार अब इस पुराने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव लाने की तैयारी में है। सरकार की कोशिश है कि नया संशोधन बिल लाकर संसद के दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी रूप से इसे अमल में लाया जाए। इसी वजह से संशोधन बिल के संसद में आने से पहले ही इस पर खूब सियासत हुई जो अब भी जारी है। समझने वाली बात यह है कि आखिर सरकार को वक्फ एक्ट में संशोधन किए जाने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी। आखिर क्यों वक्फ के नियमों में कमी की बात कही जा रही है, तो इसकी कुछ वजहें हैं। सरकार का तर्क है कि इसके जरिए वह वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करे। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाई जाएगी। कामकाज को कानूनी मान्यता देना लक्ष्य है। अवैध कब्जों को रोकना सरकार का मकसद है। कामकाज को सरल बनाना ही लक्ष्य है और अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराना भी सरकार चाहती है।
हालांकि देश भर में इससे पहले ही विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ कह दिया कि उन्हें वक्फ के पुराने नियमों में बदलाव मंजूर नहीं। जिन संशोधनों पर विरोध जताया जा रहा है उनमें कुछ बातें हैं, मसलन दावा कर देने भर से जमीन वक्फ की नहीं हो जाती, दान में नहीं मिली जमीन तो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील संभव होगा। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के साथ ही ओवैसी जैसे नेता आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि सरकार के लाने वाले संशोधित बिल को लेकर विपक्ष ये अफवाह फैला रहा है कि वक्फ गैर मुस्लिमों के हवाले हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि इससे मुस्लिमों के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। विपक्ष के विरोध के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बता रहे हैं, तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा पलटवार कर तर्कों के जरिए जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। ये असंवैधानिक बिल है, ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। योगी कहते हैं कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। वैसे भी हर अच्छे काम की आलोचना होती है, लेकिन सुधार समय की मांग है। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। एनडीए के सभी घटक दल इस मुद्दे पर मुस्तैदी के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार ने अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है। ऐसे में सियासत के जानकारों का केंद्र सरकार के संशोधित बिल लाए जाने पर क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। तो सरकार की मंशा तो लग रही है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बना करके, अगर वक्फ की गई है जमीन स्कूल बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, अगर उस पर मदरसा बनाने के लिए, और उस पर अगर मॉल और होटल बने हुए हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ों को सरकार को देखने का अधिकार है और इसमें संशोधन करने का भी अधिकार है। ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति अगर जाना चाहता है कोर्ट में, तो ये उसके संवैधानिक अधिकार है। इस पर भी सरकार कह रही है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। वैसे संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के नए और पुराने कानून में जो 4 बड़े अंतर होने वाले हैं, उसे भी समझना जरूरी है। इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है कि रीजन टू बिलीव के तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। पर नया प्रस्तावित बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरा अंतर यह है कि पुराना कानून कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून के तहत किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक गतिविधि के लिए हो तो वह संपत्ति स्वतः वक्फ की हो जाती है, जबकि अब नए प्रस्तावित बिल के तहत जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं हो, उस पर भले ही मस्जिद भी क्यों न बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। तो वहीं वक्फ का पुराना कानून ये भी कहता है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जबकि नया प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। इसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष सियासत को वक्फ बिल के खिलाफ हवा दे रहा है, वो कितना जायज है, इसे राजनीति के जानकार अपने नजरिए से देखते हैं। आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के भी सांसद थे, जब अलग अलग 15 राज्यों में कई बैठकें हुई, कई घंटों तक बैठकें हुई,
तो उसमें तो उनके हितों की अनदेखी कहाँ हो रही है, ये तो विपक्ष के सांसद ने जेपीसी में भी ये बात रखी होगी और कल पार्लियामेंट के पटल पर भी रखेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये संपत्ति, वक्फ की संपत्ति सरकार हथिया लेगी, इससे सरकार जो है वह उस समाज का नुकसान पहुंचा देगी, तो मैं मानता हूं कि विरोध हो, लेकिन सकारात्मक विरोध। केंद्र सरकार की ओर से अगस्त 2024 में संसद में जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था, तब कहा गया था कि इसे सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में जरूरी सिफारिशों को लागू करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल में जो भी प्रावधान है उसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद सरकार बिल को कैसे कानूनी तौर पर अमल में ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस लगातार जारी है और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि संसद के दोनों ही सदनों में नंबर गेम क्या है, यानी कि सांसदों की संख्या किसकी कितनी है। तो पहले लोकसभा का हाल जान लेते हैं। दरअसल लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं और संशोधन को पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। अब ये भी जानते हैं कि किसके पास कितने आंकड़े हैं। तो एनडीए की अगर हम बात कर लें तो 294 सांसदों का समर्थन एनडीए के साथ है। वहीं कांग्रेस के साथियों की संख्या 234 और अन्य के जो सांसद हैं उनकी संख्या 14 है। यानी कि एनडीए के पास 272 के जादुई आंकड़े से ज्यादा नंबर है। मतलब कि वक्फ बिल संशोधन के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, लेकिन एनडीए के पास 294 सांसदों का समर्थन पहले से ही है। यानी बहुमत से इसकी संख्या कई ज्यादा है। अब राज्यसभा का भी नंबर गेम समझते हैं, वहां का भी हाल जान लेते हैं। राज्यसभा में कुल 236 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। संख्या बल की अगर बात कर ली तो बीजेपी और उसके साथियों की संख्या 115 है, वहीं मनोनीत सदस्यों की संख्या 6 है। कांग्रेस और उसके साथियों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 85 है, जबकि अन्य या अदर्स की संख्या 30 है। एनडीए के पास 115 सांसद हैं और 6 मनोनीत सदस्यों के सहयोग से बिल आसानी से पास हो जाएगा। मतलब राज्यसभा में भी आंकड़ा सरकार के पास ही है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि जेडीयू वो कौन कौन से 3 सुझाव दिए हैं जिसे केंद्र ने वक्फ संशोधन बिल में शामिल कर लिया है। पहला जो सुझाव उनकी तरफ से दिया गया वो है कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। यह पहला सुझाव जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। दूसरे सुझाव की बात करते हैं। पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक जगह से छेड़छाड़ ना हो, यह था दूसरा सुझाव। तीसरा सुझाव जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय ली जाए। तो ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो सुझाव दिए गए उसकी जानकारी हमने आपको दी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि टीडीपी के तरफ से क्या क्या सुझाव वक्फ बिल संशोधन को लेकर दिए गए थे, जिसे केंद्र ने वक्फ संशोधन बिल में शामिल भी किया है। पहला सुझाव है वक्फ बाय यूजर से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव, जो कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी है। वे वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी जब तक कि संपत्ति विवादित ना हो या सरकारी संपत्ति ना हो। इस संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया गया है। दूसरा सुझाव जो टीडीपी की तरफ से दिया गया वो जांच के लिए कलेक्टर नहीं होगा अंतिम प्राधिकारी। कहा यह जा रहा है कि अब ये जिम्मेदारी कलेक्टर को दी जाएगी, लेकिन टीडीपी ने यह सुझाव दिया है कि ये अंतिम प्राधिकारी नहीं होंगे। टीडीपी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न मानते हुए राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर कलेक्टर से ऊंचे पद के अधिकारी को नामित कर सकती है।
जो कानून अनुसार जांच करेगा। ये संशोधन भी विधेयक का एक हिस्सा बन गया है। तीसरा सुझाव जो टीडीपी की तरफ से दिया गया, दस्तावेज जमा करने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय। डिजिटल दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित ये सुझाव आया और अब यदि ट्रिब्यूनल को देरी का उचित कारण संतोषजनक लगता है तो वक्फ को डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय मिल सकेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। वक्फ बिल संशोधन को लेकर एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 3 सुझाव तो दूसरी तरफ टीडीपी की तरफ से भी 3 सुझाव दिए गए, जिसे शामिल करने की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अब आपको अमित शाह के बिहार दौरे के बाद गरमाई सियासत के बारे में बताते हैं। दरअसल अमित शाह के आरजेडी पर हमले का जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 दिन बाद दिया। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए एनडीए पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने पलटवार पर सियासी माहौल भी काफी गर्म हो गया है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आंकड़ों के खेल के बीच सियासत एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शाह के बिहार मिशन से विपक्ष में खलबली मची हुई है। बीजेपी की धारदार रणनीति, एनडीए नेताओं की एकजुटता, लगातार एनडीए के बड़े नेताओं का बिहार पर फोकस है। खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह का बिहार दौरा, केंद्र के बजट में बिहार पर ज्यादा फोकस, चुनाव से पहले विरोधियों को मात देने की एनडीए की स्ट्रैटेजी, ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसने चुनावी साल वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्म कर दिया है। एनडीए अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एनडीए के नेता लगातार एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। एक साथ रैली हो या एक साथ बैठक कर यह संदेश बार बार देने की कोशिश की जा रही है कि हम विरोधियों से आगे हैं, जबकि विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। इसी कड़ी को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब बिहार में मिशन बिहार की शुरुआत की तो विरोधियों में हलचल तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर क्या आए। बिहार में सियासी हलचल अब तक तेज है, खासकर विरोधी खेमे में। जिस तरह से अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की, चाहे एनडीए की एकजुटता हो, एनडीए की बैठक में पार्टी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देना हो, या फिर गोपालगंज की धरती से लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर आरजेडी को घेरना हो और चुनावी माहौल एनडीए के पक्ष में तैयार करना हो। अमित शाह ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी के तहत 2 दिन के दौरे के दौरान काम किया, उसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी। अमित शाह ने केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार के कार्यों का जमकर बखान किया। साथ ही विपक्ष को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया, उसको लेकर आरजेडी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अमित शाह के जाते ही आरजेडी नेताओं का वार और फिर उस पर सत्ता पक्ष का पलटवार शुरू हो गया है। इसी सियासी खींचतान ने बिहार में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी। यादव जी का सरकार पे बरसना, ये उनके हताशा और निराशा वाला बयान है। बिहार दौरे के दौरान अमित शाह की निशानी पर सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल रहा। पहले पटना के बापू सभागार और फिर लालू प्रसाद के गृह जिला गोपालगंज की रैली में लालू राबड़ी के शासनकाल पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे। भ्रष्टाचार से लेकर बेलगाम अपराध के मुद्दे पर घेरा, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाकर आरजेडी पर जोरदार तंज कसा। अमित शाह के वार का काट करने के लिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को गिना रहे हैं। साथ ही नीतीश सरकार के 20 साल के दौरान हुए अपराध पर आंकड़ों के जरिए एनडीए को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए नीतीश सरकार को घेरने की उन्होंने ये बताया कि तेजस्वी का नीतीश हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बटा, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे। उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार के 20 साल में नीतीश सरकार में
60,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, जबकि पिछले 20 सालों में 20,000 से भी ज्यादा रेप की घटनाएं हुई। जबकि अगर एजेंसियों के आंकड़ों पर गौर करें तो लालू राबड़ी के 1990 से लेकर 2005 के शासनकाल के दौरान 67,249 हत्याएं हुई। वहीं नीतीश कुमार के 2006 से लेकर 2020 तक के शासनकाल के समय 52,239 हत्याएं हुई। 1990 और अब बात बिहार में मुसलमान वोटरों को लुभाने वाली राजनीति की करेंगे। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और पिछले ही साल अस्तित्व में आई प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, अपना वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल निशाने पर है मुस्लिम वोट। पीके ने यह दावा किया है कि बीजेपी के डर से मुस्लिम लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर 2025 चुनाव का वो चेहरा जो तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिशों में जी जान से जुटे हैं। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर कई राज्यों में जीत की रणनीति बना चुके हैं। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन के कोई बड़े घटक दल, हर एक के साथ प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाते हुए उन राज्यों में जीत की पटकथा पहले लिखी है। अब बिहार के बक्सर के रहने वाले प्रशांत किशोर बिहार के लिए खुद को एक विकल्प के तौर पर जनता के सामने पेश कर रहे हैं। खुद की पार्टी बनाए, बिहार के कई जिलों की गांव की पदयात्रा की, घर घर जाने की कोशिश की, लोगों को मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती आरजेडी की सरकारों की कमियों को गिनवाया, ये बताने की कोशिश की कि उनके लिए बेहतर विकल्प जन स्वराज बन सकता है। अब चुनाव से पहले पीके ने ईद के मौके पर मुसलमानों को 2 टूक संदेश दे दिया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट दिया, इसलिए अब डरने की बात नहीं, उनका विकल्प तैयार है और मुसलमान खुलकर उन्हीं को वोट दें। बिहार में इसी साल चुनाव है और ऐसे में आरजेडी के M22 समीकरण में सेंध लगाने के लिए प्रशांत किशोर हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि बरसों से आरजेडी के लिए वोट करता आया मुस्लिम समाज छिटक कर जन स्वराज के लिए वोट करे। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। कंधे पर ईद में पहना जाने वाला पारंपरिक गमछा और मुस्लिम समर्थकों से घिरे प्रशांत किशोर। ये तस्वीर रमजान के दौरान की है जब पीके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ईद पर भी पीके ने सीमांचल के मुसलमानों के साथ चांद का दीदार किया। पीके बिहार के अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मिले और ईद के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश भी की। अब पीके ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। पीके ने अब खुलकर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने दो चूक कहा है कि बिहार के मुसलमान विकल्प न होने के कारण आरजेडी की बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना। प्रशांत किशोर का बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में मुस्लिमों को लुभाने के लिए तमाम दल अपने अपने हिसाब से चुनावी चाल चल रहे हैं। बीजेपी जहां रमजान के मौके पर सौगातें मोदी के जरिए मुसलमानों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटरों की भी उतनी ही अहमियत है जितने दूसरे लोगों की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है। दूसरी ओर आरजेडी इफ्तार के जरिए मुस्लिम वोटरों का हितैषी बनने की कोशिश करना किसी से छुपा नहीं है। बिहार के मुसलमान वोटर पिछले लंबे वक्त से आरजेडी को वोट करते आए हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी ने भी जोरदार पलटवार किया। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है ये अल्पसंख्यकों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक समाज सब बातों को जानते हैं और सारे आकलनों के बाद ही लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। वहीं अपनी सेक्युलर छवि के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से सबको साथ लेकर चलने का दावा करते आए हैं। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी कह दिया कि पिछले 20 सालों में मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 20 सालों में बिहार में बड़े स्तर पर बदलाव हुए।
चाहे विकास की बात हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को मिला है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के इफ्तार का कुछ संगठनों द्वारा विरोध करने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग न सिर्फ नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में गए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों को नीतीश कुमार पर भरोसा रखना चाहिए। कभी मुसलमानों के हित का काम नहीं किया। अगर मुसलमानों के हित का काम किया है तो सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरे बिहार में जो ये गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको कायम रखा है। वैसे तो नीतीश कुमार को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, लेकिन पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर्स को आरजेडी का समर्थक माना जाता है। लेकिन बदलते दौर में अब मुस्लिम वोटरों पर पीके की नजर है। पीके अब इसे अपने पाले में करने की जुगत में है। उनके इस दावे के पीछे का कारण नवंबर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं। पिछले साल 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भले ही पीके की पार्टी ने जीत नहीं हासिल की हो, लेकिन 2 सीटों पर जनसुराज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। रामगढ़ में जनसुराज के उम्मीदवार को 6000 से ज्यादा वोट मिले और इसी तरह इमामगंज में जनसुराज के उम्मीदवार को 37,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि पीके की पार्टी को अस्तित्व में आए कुछ ही दिन हुए हैं। जाहिर सी बात है, जनसुराज के आने से सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को है। प्रशांत किशोर खुल करके कह रहे हैं कि आरजेडी ने मुसलमानों को सत्ता के लिए सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में मुसलमानों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। अगर प्रशांत किशोर मुसलमानों को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि आरजेडी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और वो जनसुराज उनके लिए एक आरजेडी से बेहतर विकल्प है, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटरों में बिखराव होगा, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा आरजेडी को होगा। और इसीलिए प्रशांत किशोर इस वोट बैंक को और बढ़ावा देने के लिए दिन रात मसीह में बहा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।